जय श्री परशुराम। मैं हूं पंकज उपाध्याय। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे आचार्य विद्यारतन भारद्वाज जी से। आप ब्राह्मण सभा दिल्ली एनसीआर चलाते हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे ब्राह्मण समाज के लिए आपका संगठन आप किस तरीके से हितकर हैं, कैसे किस हित की बात करते हैं, ब्राह्मण समाज को कितना समझते हैं और क्या स्थिति है देश में, क्या होना चाहिए। आपके संदेश को भी लेंगे जो समाज के हित के लिए है। हमारे कार्यक्रम ब्राह्मण संघ संवाद में आपका स्वागत है भारद्वाज जी। उपाध्याय जी, बड़ी खुशी हुई आज आपसे साक्षात्कार हुआ है। और प्रभाकर मिश्र जी इंटरनेशनल ब्राह्मण समाज इंटरनेशनल ब्राह्मण इंटरनेशनल जी उचित है, मेरा उनसे बहुत अच्छा परिचय रहा है। और जैसे कि आज वो नहीं है तो मैं सबसे पहले अपने श्रद्धासुमन को अर्पित करता हूँ। विद्यारतन जी, हमारे दर्शकों को बताइए आज ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण समाज की क्या स्थिति है, आप उसे कितना समझ पाते हैं एक संगठन चलाने के नाते। बहुत अच्छी बात है उपाध्याय जी। हम अपने गोत्र से एक ही संदर्भ किसी का मिलता है। जैसे आपका आज पहली बार मुझे फोन आया तो ये एक जुड़ने का माध्यम हुआ कि उपाध्याय जी आ रहे हैं, तो अवश्य एक ब्राह्मण देवता हमारे पास आने वाले हैं। अंतर आत्मा में खुशी होती है जब हमारे में ये ललक है कि कोई ब्राह्मण भाई हमारे से मिलने आ रहा है, तो वो हमारा एक सौभाग्य होता है। और वही हमारी ध्येय है कि हम जितने भी ब्राह्मणों को अपने आप से जोड़ सकें, दिल से जोड़ सकें, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जोड़ सकें, अपनी संस्थाओं से जोड़ सकें, ये हमारा उद्देश्य है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज ब्राह्मणों की स्थिति जाति आधारित व्यवस्था जबकि भारत में है और पूरी तरह से लगातार बलवती होती जा रही है, उसमें रोज नया कुछ ना कुछ होता जा रहा है। कास्ट आधारित कॉन्स्टिट्यूशन अपना बन के रह गया। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व आज तो हम तल पर रह रहे हैं, एक नीचे रहता है एक ऊपर रहता है। पहले हम बगल में रहते थे, बड़े बड़े दालान, बड़े बड़े खेत खलियान होते थे। सबसे हमारा 36 जाति से हमारा आना जाना उठना बैठना रहा है। लेकिन वैवाहिक संबंध हम अपने ब्राह्मणों में ही करते रहे हैं और करेंगे। इस उद्देश्य को हमने सर्वोपरि रखा है कि हम ब्राह्मणत्व की बात करें तो ब्राह्मणत्व हमारे अंदर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी शिक्षा का उद्देश्य जो है वो तभी पूरा होता है जब हम अपनी इस ब्राह्मणत्व से पहले अपने भाई की, अपने परिवार की, अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जानकारों की, और फिर हम अपने पूरे प्रदेश में या जिस तरह से हम जितना जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम अपने ब्राह्मणों को ब्राह्मणों का एकत्रीकरण, ठीक है, समाज जुड़ रहा है, समाज एक दूसरे के साथ चलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इससे हमारा युवा ब्राह्मण आज की स्थिति में देश में कहाँ है, एकत्रित होकर वो क्या कर रहा है, इस पे क्या आपकी नजरिया है? मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, जब हम बच्चे थे, जब हम स्कूल जाते थे, तब बहुत कम गोत्र लिखने की कुछ परंपरा थी, हम नाम से ही जाने जाते थे। लेकिन आज जब ये स्थिति आरक्षण में हमें दी है, जिससे त्रासदी है हमारी, बहुत मतलब दुख होता है। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। मेरे पिताजी या मेरे दादाजी अपने नाम के आगे कभी गोत्र नहीं लिखते थे जी। लेकिन जब हमें अपना ये लगने लगा कि हम ब्राह्मण हैं और हमारी एक पहचान लुप्त हो गई है और हम एकत्रित नहीं होंगे अगर अपना गोत्र नहीं लिखेंगे, या हम शर्मा नहीं लिखेंगे, या हम तिवारी नहीं लिखेंगे, उपाध्याय नहीं लिखेंगे, भारद्वाज नहीं लिखेंगे, तो हमारी पहचान लुप्त हो जाएगी। तिलक लगाना आजकल छोड़ दिया है हमारी इस युवा पीढ़ी ने। ब्राह्मणों ने छोड़ दिया, और ये शिखा भी, जैसे आपकी शिखा है, मुझे देख के बड़ी
खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यज्ञोपवीत भी छोड़ दिया है हमारे युवा साथियों। बिल्कुल, ये चीज़ों का अभाव जो है, युवा साथियों की तो बात छोड़िए, समाज में ब्राह्मण संगठन चलाने वाले 80% जनेऊ नहीं पहनते। देखिए यही तो हमारा एक दोष है, जब वो खुद दूसरे को क्या शिक्षा देंगे। मेरा शादी का समय है सन 1975, मैंने यज्ञोपवीत मेरा हुआ। हमारे यहाँ यज्ञोपवीत शादी में कराते हैं जी, आपके यहाँ शायद बचपन में कराते हैं। बचपन में हमारे यहाँ होता है, 12 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। हमारे यहाँ शादी जब होगी तब यज्ञोपवीत संस्कार होता है। अब मैं इस बात को बताना बहुत जरूरी है हमारा युवा पीढ़ी को। जी, हम शादी में यज्ञोपवीत तो धारण कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, मैं उसका नाम ना लूँ तो अच्छी बात है, जनेऊ जिसको हम बोल देते हैं उस भाषा में, हमारे इधर की भाषा जो है, यज्ञोपवीत को कपड़ों के ऊपर से पहन लिया कुछ देर के लिए यज्ञ में बैठने के लिए। ये दिखावा मात्र है, इसकी ना करें तो वो अच्छा है। उनको जब भी यज्ञोपवीत जब भी उन्होंने अगर हवन करवाना है तो पहले नियम बनाएं कि जिस दिन यज्ञ में बैठें उस दिन यज्ञोपवीत नहीं है तो कसम खा लें कि वो यज्ञोपवीत उस दिन धारण कर लें और फिर उसको कभी ना निकालें। उसके नियम है, बड़े मामूली नियम है, उनको धारण करने नहीं। फिर उसमें जाता क्या है? अगर एक धागा पड़ा है और लगातार पड़ा रहे, उससे बल कितना मिलता है, ये आपको आत्म एक शांति मिलेगी और आत्म एक विश्वास पैदा होगा। देखिए, मैं मेरे लेवल पे व्यक्तिगत तौर से बता रहा हूँ, मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मेरे आसपास वॉशरूम में जाने वाला कोई जनेऊ नहीं निकालता पहनने के लिए, और जब मुझे हाथ अंदर करना होता है और निकाल के टांगना, शुद्धता का अभी जो टांगना पड़ता है। अभी जो हम कोरोना से पीड़ित चल रहे हैं, तो कोरोना में हाथ धोने की जो प्रथा थी वो पहले हमने बहुत कम ऐसे उंगली लगाया छोड़ के चले गए। बहुत हाथ धोने की आदत हमें पड़ गई अब, क्योंकि हम आदत बहुत देर में पड़ती है। बहुत हद तक कोरोना ने कुछ सिखाया। हमारी जो यज्ञोपवीत की जो धारणा थी, जो हमारे लोगों में इस तरह से हम करते थे, प्रथा थी, जो अब लोगों को, बच्चों को तो पता ही नहीं है ये क्यों यहाँ टांगते थे। उसके कई कारण थे, साइंटिफिक भी हैं और स्वच्छ रहने के लिए भी। अगर आपने यहाँ 2-3 बल लगा के अपने काम पे, तो उसको जब नहीं उतारेंगे जब तक आप हाथ नहीं धोएंगे। ऋषि मनुष्यों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो सारा कुछ साइंटिफिक और उसको ध्यान में रखते हुए किया। उस पर कोई तर्क का विषय ही नहीं है। उस पे एज इट इज जैसे वो व्यवस्थाएं हैं उनको मानने की जरूरत है। उसको किसी तरह भी हमारी पुरानी परंपराओं को लेके आइए। ये जितनी भी बीमारियों के आज हम बताना चाहते हैं लोगों को टीवी के माध्यम से, अगर हमारी उन व्यवस्थाओं को अगर मान लिया जाएगा तो मैं कहता हूं कि 50% तो हम निदान कर देंगे। ऐसी कोई व्यवस्था ब्राह्मण समाजों के द्वारा किया जाना चाहिए जो संगठन चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारा युवा भले ही किसी मॉडर्न तरीके से अंगीकार करे, व्यवस्थाओं में आए, यज्ञोपवीत पहने लोगों, ऐसा कुछ क्या हो सकता है? इसमें शर्म की तो बात है नहीं, मैं मानता हूँ। अगर हम कहीं जाते हैं आज देखो, कुछ मैं एक बात कहूँगा आपको, ये प्रचलन है, माफ करना, मैं बहुत एक अजीब सी स्थिति बताऊंगा आपको। सन 1971 में जब मैं कॉलेज में था जी, उन दिनों बेल बॉटम एक पैंट के नुमा, बिल्कुल, उसका नीचे से चौड़ी होती थी, ऊपर से तंग होती थी। हाँ। उसके बाद वो फिर पैरेलल, पूरी ऊपर से भी खुली और नीचे तक भी पैरेलल। उसके बाद फिर वो चुस्त, नीचे भी चुस्त ऊपर भी चुस्त। उसके बाद उसको रूप बदलते गए। अब वो रूप जो है ये समय समय बदलता रहता है, ये रूप पहनावे का बदलता रहता है। अगर वो पहनावा हमारा, अगर हम आज उस अपने पुराने पहनावे के ऊपर फिर आ जाते हैं जी, तो कोई दोष नहीं है। मैं उसका नाम तो हमारी बहनें पहनती हैं, पूरा का पूरा ऐसे उसका पाजामा टाइप है जी, उसका नाम मैं मेरी स्मृति प्लाजो वगैरह है। वो पेटीकोट के दो पेटीकोट है एक किस्म से, समझा जाए तो। पूरा एक पेटीकोट होता था जो हमारी माताएं बहनें अभी भी पहनती है साड़ी के नीचे। वो 2 पेटीकोट का मतलब चौड़ा पाजामा,
औरतों के लिए वो इजी समझती हैं, वो आज वो प्लाजो पहनती हैं। तो मैं कहता हूं कि वो जो हमारी स्थिति थी, बाल बड़े रखते थे, कानों पे होते थे 1971 में, राजेश खन्ना स्टाइल, अमिताभ बच्चन स्टाइल, ये स्टाइल थे। तो क्या आज हम बालों को चोटी रखने के साथ में जोड़ लें जी, तो मैं तो कहूंगा कि फैशन भी सब हो जाएगा। अपने जवानों बच्चों को क्यों नहीं ये चीज ध्यान देनी चाहिए? सही बात, ये हो सकता है, होना भी चाहिए। पहले के जो बदलाव हुए हैं वो निश्चित तौर से, पहले बच्चियों के, अपने बेटियों के नाम होते थे सुनरी मुनरी, फिर सुंदरी मुंदरी हुआ, अब वही नाम बदल के ब्यूटी हो गया है। ये समय की बात है, लेकिन आपने सही कहा कि एक फैशन बना लें हम लोग चोटी रखने का। देखिए, हमारी परंपरा भी जीवित हो जाएगी और हमारे बच्चों को इसका आहिस्ता आहिस्ता आभास होगा। हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के लिए एक गधे और घोड़े जैसा व्यवहार हो गया है। घोड़े जो एक पढ़ा लिखा इंसान को हम घोड़ा कहें जी, और एक अनपढ़ को हम, जिसको पढ़ना नहीं है, जिसकी आदतें में ये है ही नहीं, उनको आज भी आरक्षण दे दिया, उन्होंने फिर भी रेडी लगानी है। उसके बच्चे को कितना ही आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता में वही पता नहीं दोष है कि वो पीछे आके वही छोटी छोटी दुकानें कर लेते हैं। मानते हैं कि दुकानें भी जरूरी हैं, लेकिन जिस टैलेंट को अगर निकला, हमारे बच्चों में टैलेंट है, हमारे जीन्स में टैलेंट है, उस जीन्स को रोकने का काम ये आरक्षण करता है। आखिर में हमारे युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं सबसे पहले युवाओं को यही बात करूंगा कि अपने प्रधानमंत्रियों को, अपने भाइयों को पहचानिए। जब भी आपने अब अगर कहीं पढ़ाई में आगे निकलना है तो उनकी सहायता लीजिए, आपस में गठबंधन बढ़ाइए। आप घूमने जाते हैं अपने भाइयों के साथ जाइए। बहुत अच्छा, हमारे कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इससे अगर किसी को कुछ फायदा होगा तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार होगा। धन्यवाद। निश्चित तौर से आचार्य जी का संपर्क सूत्र हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उनसे जुड़ सकते हैं, जुड़ के अपनी बात को कह सकते हैं, वैवाहिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। इनके जो सामूहिक प्रयास है वो हमारे आपके सहयोग से ही चलता है। निश्चित तौर से अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ आपसे भेंट करवाते हैं, तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। नमस्कार।